अच्छा, ये है जिस झील का हम जिक्र कर रहे थे। वो ये झील है। और दिल्ली की जबान जिस झील का हम जिक्र कर रहे थे ना, वो ये झील है। और 1930 और 40 में ना, लोग यहाँ अक्सर शिकार पर आते थे, बत्तखों का शिकार करने के लिए। दिसंबर में सुबह सुबह यहाँ आते थे और दोपहर तक शिकार वगैरह करके जो है यहाँ से निकल जाते थे। तो जब वो लाशें इसके अंदर, तो होता ही था कि लड़ाई में किसी को होश तो था नहीं। हिंदुस्तानी सिपाही और जो अंग्रेजी सिपाही जो वो लड़ रहे थे, तो जो भी मरता था वो उसकी लाश जो है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, इसमें लाकर डाल देते। और इसमें काफी एक ढेर जो है वो लग गया था कि जो पानी है इसका वो लाल हो गया था, एकदम सुर्ख। तो यही बैठ के बातें करें आगे की कुछ देर, है ना? यहाँ बैठ थोड़ी तंदुरुस्त जगह ले लो। मम्मी बॉडीगार्ड पहले ये ठीक है, ये जगह पत्थरों वगैरह पे बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। ये तो कुछ लोग खाने वाने के लिए लेकर आए हैं आप लोग? मैंने मेरे पास ऑलरेडी बहुत अडॉप्टेड तो जैसे अभी रास्ते में मुझसे कुछ सवाल कर रहे थे। एक सवाल था कि ये जो दहली तहजीब है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो क्या है? तो दहली जो तहजीब है, तहजीब मतलब होता है तमद्दुन, संस्कृति। उस जमाने की जो 1803 है, उसमें जब लॉर्ड लेक की अगुवाई में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फतह की, तो 1803 से लेकर और जो 1857 वाला जो हमारा जमाना रहा है, उसमें एक नई संस्कृति जो है वो उसका उदय हुआ। अब जब लड़ाई नहीं होगी तो व्यापार बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी। और जब ऐसा हुआ कि जब सुकूनियत हो गई दिल्ली के अंदर, तो फिर जो लोग हैं वो, जो कहावत कभी आप लोगों ने सुनी या पढ़ी है, रज्म से बज्म वाली। रज्म होता है जंगे मैदान और बज्म होती हैं महफिलें। और महफिलें होती हैं सिर्फ शायरी की नहीं होती, तवायफों की भी होती थी। इसके अलावा जो है लोग कबूतरबाजी किया करते थे। कबूतरबाजी के अलावा जो है लोग मुर्गे लड़ाया करते थे। मुर्गे लड़ाने के अलावा जो है बटेरबाजी हुआ करती थी, जिसमें जो है वो बटेरों को लड़ाया जाता था। इसके अलावा जो है अंडे लड़ाया करते थे। एक खास मुर्गी होती थी सब्जवार, उसके अंडे में चने की दाल जितना जो है एक नोक निकला हुआ था। तो अक्सर त्योहारों पर और जैसे आपका नए साल पर जो है, जो शहजादे हैं, जो मुगल शहजादे हैं, वो अंडों को लड़ाया करते थे। तो उसको ऐसे, ये खेल ऐसे होता था कि दो शहजादे आपस ऐसे बैठ जाते थे आमने सामने, और अंडा इस नजाकत से पकड़ा जाता था कि वो जो उसकी चने की दाल जितनी जो नोक है, सिर्फ वही जो है वो लड़े, और उसमें जो है वो आवाज निकलती थी।
और उसके आसपास जो है लोग ऐसे ही बैठ जाते थे और वही के ये मारा वो मारा, और जब दूसरे किसी के अंडे में जो दरार पड़ जाती थी तो वो हार जाता था। और फिर यही जो खेल है वो निकलकर जो है वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंच गया। तो जैसे बकौल मिर्जा गालिब जो दिल्ली है वो उसके जो 5 हंगामे बड़े मशहूर हैं। जैसे किला है, चांदनी चौक है, और हर रोज सैर जामा मस्जिद की, और हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, और हर साल मेला फूल वालों का। तो जब वो जामा मस्जिद की रौनकों का जिक्र करते हैं तो ऐसी है कि अगर आप जामा मस्जिद जाएंगे तो तीनों तरफ जो सीढ़ियां हैं वहाँ कबाबची बैठे हुए हैं, कबाब बनाने वाले, और परिंदे बेचने वाले बैठे हुए हैं। और 1857 से पहले तो ढाल और तलवार बेचने वाले भी होते थे, मतलब घोड़े बेचने वाले भी वहाँ आया करते थे। और कहानियां सुनाने वाले जो किस्सा गो हैं और जो दास्तान गो हैं वो वहाँ सीढ़ियों पर बैठकर जो है वो दास्तानें सुनाया करते थे। इसके अलावा जो है वो नजूमी हुआ करते थे, ज्योतिषी जो आपका भविष्य बताया करते थे। तो ये जो रौनक है जामा मस्जिद की, ये भी दिल्ली तहजीब का एक जमाने में हिस्सा हुआ करती थी। अब जबान जो है जो दिल्ली में बोली जाती थी, जो उर्दू है, उसका वो काफी जो है वो बढ़ी चढ़ी, तो ये भी जो है वो दिल्ली तहजीब में जो है वो शामिल है। तो 1857 में जब ये गदर हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई। अब ये होने से पहले हुआ ये कि 1850 का जो दशक रहा उसमें जो हिंदुस्तानी हैं और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में एक दरार पड़नी शुरू हो गई। मतलब 1850 के दशक से पहले जो अंग्रेज हैं वो अक्सर जो है उनकी हिंदुस्तानी बीवियां बेगमात हुआ करती थी, और फिर उसके बाद उन्होंने हर तरह के रिश्ते जो है उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। जैसे आप लोग अगर थॉमस मेटकाफ साहब की बात करें तो थॉमस मेटकाफ साहब जो हैं, अब बात चल रही थी कि बहादुर शाह जफर के बाद जो अगला युवराज होगा, जो वली अहद होगा, वो कौन होगा। तो बहादुर शाह जफर के जो हैं एक बेटे थे जिनका नाम था मिर्जा फखरू। सो मिर्जा फखरू जो हैं वो काफी पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भी उस जमाने में जो है वो सीख रहे थे, और उनकी जो है अंग्रेजों से अच्छी जो है वो जान पहचान थी, उनके साथ उठना बैठना था। तो उनको जो है उन्होंने वली अहद घोषित कर दिया। अब ये जो वली अहद घोषित करने की एवज में उन्होंने एक शर्त ये रखी, वो ये थी कि अब जो ये लक़ब बादशाह है वो सिर्फ बहादुर शाह जफर तक रहेगा, उसके बाद जो भी आएंगे वो बादशाह लक़ब नहीं लगाएंगे, वो मुगल खानदान के सरदार के तौर पर जो है वो हुकूमत करेंगे। और हुकूमत भी क्या होगी, आपको जो है लाल किला छोड़ना पड़ेगा और छोड़कर जो है आपको महरौली में बसना पड़ेगा, और पेंशन जो है आपको मिलेगी, और तकरीबन 5000 के आसपास जो सिपाही हैं वो रखने की इजाजत होगी, और इतना पैसा आपको दिया जाएगा कि आप महरौली में वहां अपने लिए महल वगैरह बना लें। अब ये जो समझौता है जब ये हुआ तो जीनत महल जो बहादुर शाह जफर की एक बेगम थी, उनको बड़ी इससे चुभन हुई, क्योंकि वो अपने बेटे जवां बख्त को जो है वो आगे वलीअहद बनाना चाहती थी। तो ये कहा जाता है कि जो जीनत महल है उन्होंने फिर अपनी सियासी चालें चलनी शुरू की, और दिल्ली में ऐसे ऐसे हकीम मौजूद थे कि वो ऐसा ऐसा जहर बनाते थे कि अगर वो दे दिया जाए तो वो कोई पता नहीं लगा पाता था, उसके कोई लक्षण नहीं होते थे, कोई सिम्टम्स नहीं होते थे। तो थॉमस मेटकाफ जो है उनके लिए ये अफवाह बुलंद हुई जब उनकी तबीयत खराब हुई कि जो जीनत महल है उनकी तरफ से जो है उनको जहर दिया गया, और धीरे धीरे मतलब उस रोग का पता नहीं चला, पर धीरे धीरे जो है जो उनकी देह है वो गिरती चली गई, और एक वक्त आया जब उनका इंतकाल हो गया। नवंबर 1854 के आसपास या 53 के आसपास उनका इंतकाल हो गया।
पर मरने से पहले जो है वो ये कहा करते थे कि मुझे डर है इस बात का कि जो वली अहद मिर्जा फखरू है वो भी जो है वो नहीं रहेंगे। और ऐसा ही हुआ 1856 में जो वली अहद मिर्जा फखरू है उनका भी इंतकाल हो गया। अब दिल्ली में जो नए कमिश्नर और रेसिडेंट आए हुए थे साइमन फ्रेजर साहब, तो साइमन फ्रेजर साहब जो है जो गवर्नर जनरल थे उस जमाने के, उनसे जो है उनकी बात हो रही थी कि अब अगला वली अहद किसको बनाया जाए। तो उनके बीच में ये बात हुई कि अब अगला वली अहद किसी को ना बनाया जाए। जिस तरीके से हम लोगों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया है, वहां के जो नवाब थे उनको उन्होंने कलकत्ता भेज दिया था ना वाजिद अली शाह को, उसी तरीके से हम बहादुर शाह जफर जो है उनको भी जो है मतलब उनका अंत जो है यहाँ पर अब हम लिख देंगे। अब ये बात चल रही थी और जब ये 1857 की लड़ाई हुई उससे पहले दिल्ली वाले जो थे उन्होंने कुछ चीजें देखी, अपशकुन देखे। वो जैसे ये कि रमजान के दिन चल रहे थे तो होता ये था कि लाल किले से जो इफ्तार है वो जाया करता था थालों में, उसके ऊपर थाल पोश हुआ करते थे, बड़े बड़े थाल जो है वो जाया करते थे जामा मस्जिद की तरफ। तो एक बार जो है वो जा रहा था, सारा खाने का सामान जो है लेकर जा रहे थे, तो जो चील हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और वो जो थाल है वो सब सारे के सारे जो है वो रास्ते में बिखर गए। तो इसको बड़ा एक अपशकुन के तौर पर जो है जो दिल्ली वाले हैं उन्होंने इस चीज को देखा। एक बार जो है एक बीबी थी, वो जब सुबह सुबह उठी तो उन्होंने जब आसमान की तरफ नजर डाली तो पूरा आसमान उन्हें एकदम खून की तरह लाल दिखा। एक साहब थे, उनकी किताब अभी राना सफी साहिबा ने उसको अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किया है, दास्ताने गदर, जिनका जो लिखने वाले थे मुसन्निफ, उनका नाम था जहीरुद्दीन जहीर देहलवी। तो जहीरुद्दीन जहीर देहलवी जो है वो दाग देहलवी जो है उनके खास दोस्त हुआ करते थे। तो एक बार जहीर देहलवी बैठे हुए थे एक जगह और इतने में एक दरवेश जो है वहां से आते हैं और वो जहीर देहलवी से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और रजवाड़ों की सैर करो, अब दिल्ली से निकलो, दिल्ली अब तुम्हारे लायक नहीं। तो वो इस बात को समझे नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पर कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ कि जब दिल्ली में रण छिड़ा तो जहीर देहलवी जो है वो जयपुर चले और काफी वक्त तक जो है वो रजवाड़ों में वहां वो रहे। इसी तरीके से जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक और बुजुर्ग थे दीवाने दरवेश, उन्होंने जो है वो मिट्टी का कुछ बनाते थे ढेर और वो तोड़ देते थे। तो उनसे जो है जब हाँ, और ये कहते थे कि देखो ये गया लाल किला, ये गई जामा मस्जिद। तो जब वो आने जाने वाले थे उनसे उन्होंने पूछा तो जो हिंदुस्तान है और खास तौर पर जो दिल्ली है वो गुरु और पीरों की जमीन है और हमेशा से फकीरों का और दीवानों का ना बड़ा एहतराम रहा है यहाँ। तो जो गुजरने वाले थे उन्होंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा ही हो, दिल्ली में सिर्फ धूल उड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। 1857 के बाद जो है दिल्ली में सिर्फ एक मलबे का ढेर ही था। अब जो मैंने आप लोगों को वहां बताया जहां जो हम लोग गार्ड हाउस पर वहां बैठे हुए थे, इसके अलावा एक अफवाह दिल्ली में काफी मशहूर हुई, वो ये कि जामा मस्जिद की जो दीवारें हैं उन पर जो है एक पर्चा लगा हुआ था और जिस पर जो है लिखा हुआ था कि जो ईरानी फौज है वो हिंदुस्तान में दाखिल होने वाली है और जो मुगल खानदान है, जो उनकी हुकूमत है, वो फिर से जो है उनको कायम करने के लिए वो आने वाली है। और उसमें से तकरीबन जो 500 ईरानी सिपाही हैं वो पहले से यहाँ दिल्ली आ गए हैं और भेष बदल कर जो है वो घूम रहे हैं। तो एकदम से जो ये एक बड़ा सा तूफान आया, तूफान आने से पहले ऐसा बहुत कुछ हो रहा था, एक अजीब सी बेचैनी थी दिल्ली के अंदर और उसको महसूस किया जा सकता। अब जब ये बागी सिपाही दिल्ली में यहाँ आए और इन्होंने उस बूढ़े बादशाह को फिर से वो पुराने दौर में पहुंचा दिया कि अब वो हुकूमत कर सकें, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उनके नाम से जो बाकी रियासतें थी वहां उन्होंने वो भेजे
खत भेजा ताकि जो है आप एक साथ आए और हम लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई करें। तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो रियासतें हैं, वो दिल्ली की तरफ जो है उन्होंने अपने सिपाही भेजने शुरू किए। इसके अलावा जो बागी सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ आने शुरू हुए। तो दिल्ली जो है उसमें तकरीबन 70 से 80 हजार लोग यहाँ मौजूद थे। और इसके साथ ही आए एक और कमांडर थे जो पूरब की तरफ से आए थे, जिनका नाम था बख्त खान। तो जब बख्त खान दिल्ली आए तो ये कहा जाता है कि दिल्ली वालों में, मतलब जो यहाँ लड़ रहे थे, उनमें एक नया जोश पैदा हुआ और बख्त खान को जो है कमांडर इन चीफ जो है वो बनाया गया। बहादुर शाह जफर के बेटे थे जिनका नाम था मिर्जा मुगल, वो इस बात से खासा खुश नहीं थे। अब जब 2 लीडर हो गए तो वो किसकी माने फौज? अब वो दोनों जो है वो हुक्म देते थे और फौज जो है वो कंफ्यूज रहती थी कि किसकी बात मानी जाए। जहां कुछ ही घंटों में हम लोगों ने दिल्ली को अंग्रेजों से आजाद करा लिया था, पर हम उसको रोक नहीं पाए। हुआ ये कि अभी जहां हम लोग जाएंगे आगे, जहां बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल है, बाड़ा हिंदूराव जो हॉस्पिटल है वहां पर उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना एक नेटवर्क स्टेशन वहां बनाया जहां जासूस आया करते थे। और जो वो जासूस जो है हिंदुस्तानी जासूस, उन्होंने शाहजहानाबाद में जो बागी सिपाही हैं उनके बीच में छोड़ दिए। अब ये क्या करते थे कि आपस में एक दूसरे को लड़वाते थे और यहाँ की बातें वहां करते थे और यहाँ से जो सारी खबरें हैं वो यहाँ बाड़ा हिंदूराव जो हॉस्पिटल, मतलब पहले तो यहाँ पर एक ब्रिटिश बंगलो हुआ करता था, वहां भेजा करते थे। दिल्ली के अंदर बारूद की कमी हो गई तो जो छर्रे हैं लोहे के, उनकी जगह जो है वो बाजरा डाल दिया गया। अब लड़ने के लिए कुछ नहीं था, वहां कंफ्यूजन भी हो रही थी और जो ये ब्रिटिश आर्मी है वो काफी स्ट्रक्चर्ड थी। और जब इन्होंने तकरीबन सितंबर के आसपास जाकर निकलसन जब यहाँ आए, जो निकलसन सिमेट्री है आपकी कश्मीरी दरवाजे के सामने, तो उनकी अगुवाई में इन्होंने कश्मीरी दरवाजे पर हमला किया। और ये कहा जाता है कि कश्मीरी दरवाजे को तो इन्होंने फतह कर लिया और जैसे ही ये कश्मीरी दरवाजे से अंदर गए तो जो बागी सिपाही हैं वो एक एक कूचे के लिए लड़ रहे थे, मतलब एक एक गली के लिए जो है अंग्रेजों को वहां संघर्ष करना पड़ा। अब जब ये लाल किला जो है, यहाँ जब बहादुर शाह जफर बैठे हुए थे तो इनके पास 2 लोग आए। एक थे मिर्जा इलाही बख्श। मिर्जा इलाही बख्श जो है वो बहादुर शाह जफर के खानदान से भी थे और उनके समधी भी लगते थे, पर उनकी जो है पहले से जो उनके बीच में, मतलब उनके और अंग्रेजों के बीच में एक गठजोड़ हो गया था। और दूसरे थे हकीम एहसानुल्लाह खान। इन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को बरगलाना शुरू किया कि जो बागी सिपाही हैं अब इनका साथ छोड़े और अंग्रेजों के पास वापस चले। बहादुर शाह जफर को ये लगता था कि अगर उन्होंने लाल किला छोड़ दिया तो हो सकता है कि जब अंग्रेज जो हैं ये बाकी लोगों को छोड़ दें, क्योंकि इन सब का लीडर तो मैं हूं, ये सब मेरे पीछे आएंगे। तो बहादुर शाह जफर जो है सितंबर के महीने में 1857 में वो लाल किला छोड़ते हैं और छोड़कर जो है वो हुमायूं के मकबरे में चले जाते हैं। और जब हुमायूं के मकबरे में जाते हैं तो उससे पहले जो है वो हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाते हैं और उनके साथ जो है प्रॉफेट मोहम्मद के रेलिक्स होते हैं और वो जाकर जो है जो दरगाह के केयर टेकर होते हैं वो उनको देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर लंगर खाने में कुछ खाने के लिए है तो वो ले आओ। तो लंगर खाना तो मतलब चल नहीं रहा होता, तो बेचारे वो अपने घर से कुछ बेसनी रोटी और अचार लेकर आते हैं और बहादुर शाह जफर तो आप ये कह लें कि सुकून भरा जो खाना है गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने वो खाया और फिर उसके बाद जो है वो हुमायूं के मकबरे में चले गए। ये कहा जाता है कि उनको देखा देख जो दिल्ली के जो शरफा हैं, जो बाकी जो शरीफ लोग थे दिल्ली के, वो हुमायूं के मकबरे के आसपास और जो हजरत निजामुद्दीन बस्ती है वहां आकर इकट्ठा होना उन्होंने शुरू किया। अब ये जो बागी सिपाही हैं इन्होंने दिल्ली तो छोड़ दी और ये जो बख्त खान है ये कुछ सिपाहियों को लेकर ये हुमायूं के मकबरे में पहुंचे और इन्होंने बहादुर शाह जफर से ये बात कही भी कि जिले सुबहानी हम एक मोर्चा हारे पर अभी कई मोर्चे जो हैं हमारे पास हैं, क्योंकि जो लखनऊ वहां बेगम हजरत महल जो है वो लड़ाई कर रही थी, हम वहां जा सकते हैं।
पर जो जिले सुबहानी थे वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उन्होंने कहा कि अब मैं तो जाऊंगा नहीं आगे। तो ये कहा जाता है कि जो बख्त खान है बड़े गुस्से में पैर पटकते हुए ना जाने जो है वो किस हवा में जो है वो किस दिशा में गए और वो गायब हो गए। फिर किसी ने उनके बारे में सुना नहीं। मेजर हडसन जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो है जब वो दिल्ली लेकर आए, मतलब शाहजहानाबाद लेकर आए, तो लाल किले में जो है उनको कैद कर दिया गया। लाल किले के अंदर एक तहखाना था और वो मिर्ज़ा इलाही बख्श के लिए बोलते हैं कि वो कहाँ है। काफ़ी वक्त हुआ वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो जब भी आते थे तो सोहन हलवा जो है वो लेकर आते थे। तो जब ये बात मिर्ज़ा इलाही बख्श को पता चली तो उनको बड़ा रंज हुआ कि उन्होंने ये क्या कर दिया, मतलब पूरा का पूरा जो मुगल ख़ानदान था वो बर्बाद हो गया। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ पैसों का जो हलवा है वो बाजार से ख़रीदा। वो खुद तो मिलने गए नहीं बहादुर शाह जफर से, तो उन्होंने वो हलवा जो है उनके लिए भिजवा दिया। जहाँ बहादुर शाह जफर जो है वो अपना दरबार लगाते थे, वहीं जो है उनको एक कैदी की हैसियत से वहाँ लाया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला और वो मुकदमा कई रोज़ तक चला। बाकायदा एक किताब भी है ख्वाजा हसन निज़ामी की, जिसमें जो है वो हर दिन के मुकदमे का जो हाल है उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। तो बीच बीच में जब बहादुर शाह जफर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए उसमें, तो एकदम से बेचारे होश में आते थे और वो कहते थे ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, और कहकर फिर से जो है वो आंखें बंद कर लेते थे। मतलब उनके सामने जो है उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया और जो लाल किले के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बेचारे अलग अलग दरवाज़ों से, जो दिल्ली के अलग अलग दरवाजे हैं, वहाँ से निकल कर भागे। पहले होता ये था कि शाम होते ही जो पुरानी दिल्ली है वहाँ के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था, खास तौर पर दिल्ली दरवाज़ा और तुर्कमान दरवाज़ा जो है, क्योंकि जो मेवात की तरफ से जो लोग आते थे वो अक्सर जो है वो लूट लिया करते थे। अब ये दरवाजे जो हैं मतलब वहाँ से आने वालों को तो रोक नहीं सकते थे। यहाँ के बेचारे जो लोग मेवात की तरफ गए उनको जो है वो लूट लिया गया। बहुत सारी ऐसी शहजादियाँ जो लाल किले से निकली वो शाहदरा की तरफ से गाजियाबाद गईं, फरीदाबाद की तरफ निकली, मेवात की तरफ निकली, और उनमें से बहुत सारी शहजादियों के साथ जो है मतलब वहाँ के गांव वालों ने वैवाहिक संबंध जो है वो बनाए, उनसे जो है घर में चाकरी वगैरह कराई। और ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी शहजादियों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो अपनी एक किताब में जो है उन्होंने मतलब शाया कराए थे, जिसका हाल ही में जो है इंग्लिश में जो है बेगमात के आंसू के नाम से जो है वो तर्जुमा हुआ है। एक शहजादा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि नसीरुल मुल्क, तो ये बहादुर शाह जफर के पोते थे और ये शहजादा और इसके साथ में दो और शहजादे थे। ये बेचारे निकले लाल किले से जब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे चले गए, तो ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से इनके ऊपर फायरिंग हुई, तो ये तीनों जो है अपने घोड़े से गिर गए। दो तो जो है वहीं फौत हो गए और जो शहजादा नसीरुल मुल्क है उनको जब गोली लगी तो वो बेहोश हुए थे। और ये कहा जाता है कि जब वो ठीक हुए तो एक अंग्रेज़ अफसर थे उनके यहाँ जो है उन्होंने नौकरी करनी शुरू की, और कुछ वक्त बाद ये जो शहजादा है ये मटिया महल, जो करीम वाली जो लाइन है पुरानी दिल्ली में, वहाँ ये जो है वो घिसटते हुए चलते थे क्योंकि चल नहीं पाते थे, और गले में जो है एक झोला पड़ा हुआ था इनके, और सामने जो है एक थाल था जिसे जो है ये सरकाते रहते थे। जो लोग जानते थे इन्हें वो कुछ सिक्के जो है वो इनके झोली में या फिर थाल में डाल दिया करते थे। और ऐसे बहुत सारे शहजादे जो और शहजादियाँ जो लाल किले से निकलने के बाद जो है उन्होंने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने कर खानदानी वाला काम करना शुरू कर दिया। जो ज़बान अभी है ना पुरानी दिल्ली में, आरिया ना जारिया वाली, कभी सुनी?
कभी पुरानी दिल्ली जाते हैं तो वो करखमदानी जबान है, मतलब वो दिल्ली की शुरफा वाली जबान नहीं। मतलब अगर आप ये कहें कि दिल्ली के जो शायर हैं वो इस जबान में शायरी करते थे, वो नहीं। वो दिल्ली के जो कारखाने हुआ करते थे ना, उनमें जो लोग काम किया करते थे ना बाहर से आके, हापुड़ मेरठ गुलाबी वगैरह से, संभल वगैरह से, वो लोग इस जबान का इस्तेमाल जो है वो किया करते थे। तो ये जो शाही खानदान के जो लोग थे, कई लोग इसमें से करखमदानी जबान बोलने लगे। इन्होंने जो है वो सीने पिरोने का काम शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद जो है मतलब बड़ा मुश्किल हो गया ये पहचानना कि कौन शाही खानदान का है और कौन नहीं। अभी अगर आप पुरानी दिल्ली को देखें और कोई ये कहे कि वो शाहजहां के ज़माने से रह रहा है, तो मुझे इस पर खासा शुबा होता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है शाहजहां के ज़माने से अगर कोई दिल्ली में रह रहा है, क्योंकि दिल्ली जो है वो कई बार लुटी है। और अगर सिर्फ अगर 1857 की बात की जाए, तो जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उनके इरादे तो ये थे कि पूरी दिल्ली जो है उसको एक समतल मैदान बना दिया जाए। अभी जो आप पुरानी दिल्ली देखते हैं और जिन हवेलियों का और जिन कूचों का मैं जिक्र किया करता हूँ अपनी वॉक से, वो तसव्वुर करने के लिए बोलता हूँ, वो अभी उनमें से 80% है ही नहीं। जिस लाल किले में अगर आप जाते हैं वहां सिर्फ दीवारें बची हुई, उस किले के अंदर की भी 80% जो दीवार वो महलात हैं वो सब ढा दिए गए हैं। मतलब हुकूमत की तरफ से जो है ये ऐलान हुआ था कि उसको एक विक्टोरिया फोर्ट जो है उसमें तब्दील कर दिया जाएगा लाल किले को। पर ना जाने कैसे उन्हें लाल किले की दीवारों पर और कुछ महलों पर जो है वो रहम आ गया, और दिल्ली वालों से जो है जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से खाली हो गई। मैं जब ये कहता हूँ कि आप तसव्वुर करें, बड़ा मुश्किल है ये तसव्वुर करना, पर आप इस चीज को सोचें कि 5000 टिकट जो हैं वो निकाले गए सरकार की तरफ से, और ये जो टोकन दिया जाता था दिल्ली में रहने के लिए, जो लोग वापस आ रहे थे तो रहने के लिए और जो मुसलमान हैं जो दिल्ली के, उनको तो बिल्कुल इजाजत थी ही नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उनको ये लगता था कि इनका ज्यादा हाथ है इस गदर में। तो 1870-72 के आसपास जाकर जो है मुसलमानों को भी इजाजत हुई कि हाँ धीरे धीरे करके आप थोड़े थोड़े करके आप आना शुरू करें। तो होता ये था कि वो टिकट, वो टोकन लेने के लिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, रिश्वतें देनी पड़ती थी, तब जाकर जो है आपको टोकन या वो टिकट जो है वो मिलता था दिल्ली में रहने के लिए। मिर्जा गालिब एक बार एक शाम को निकले थे देखने के लिए दिल्ली को, तो उनको दिल्ली पहचानने ही नहीं है वो कि वो कहाँ है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक मलबे का ढेर थी। शुरू में जब मैंने वॉक्स कराना शुरू किए आज से 10-11 साल पहले, तो मैंने बड़े कम सोर्सेज पढ़े, तो मैं म्यूटी बोलता था इनको, एक छोटा सा गदर हुआ था। पर जैसे जैसे मुझे तजुर्बा हुआ और मैंने और पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, और मतलब हमारे तसव्वुर से भी बहुत ज्यादा आगे ये इतनी बड़ी लड़ाई थी कि जो अगर आज आप हिंदू मुस्लिम वाला जो अगर आप कलेश कहीं देखते हैं, इसकी जो जड़ें वो कहीं ना कहीं जाकर आपकी सीधा 1857 में मिलती, क्योंकि ये वो जमाना था जब हिंदू और मुसलमान वो एक साथ खड़े होके एक परचम के नीचे, ऐसा नहीं था कि वो पहली बार हुआ था, वो कई सदियों से होता आ रहा था, पर अंग्रेजों ने पहली बार देखा था कि वहीं अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और वहीं हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, और किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। लोग एक दूसरे के मजहबों का, एक दूसरे के रिवाजों का कितना एहतराम करते हैं। पहले तो आप पता भी नहीं लगा सकते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। मतलब पहनावा जो वो पहना करते थे, अंगरखा वगैरह,
वो सारा टोपी वगैरह सब कुछ एक जैसी ही हुआ करती थी, जबान एक जैसी। खाना पीना, हाँ आप कह लें कि मतलब मुसलमानों की हवेलियों में जो है सुबह सुबह शोरबा पकता था, तो यहाँ जो है वो पूरी और आलू की सब्जी पका करती थी। उसके अलावा कुछ खास फर्क था नहीं। तो अंग्रेजों ने जब ये बात देखी तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग जब तक एक साथ रहेंगे तब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पर हुकूमत करना। और तभी से जो है मतलब उससे पहले से ही उन्होंने वो फूट डालो और शासन करो वाली जो नीति है वो अपनानी शुरू की। और वो एक छोटी सी दरार थी जो आके जिसने आगे जाकर एक खाई का जो है वो रूप ले लिया। एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा ऑड है, गालिब जी बनारस कब गए इस टाइम में? गालिब जो है वो बनारस गए थे 1857 से पहले गए थे। हाँ, उनकी ना पेंशन का मसला हो गया था, तो वो कलकत्ता गए थे अपनी चार्ल्स मैककाफ साहब से मिलने के लिए, अपनी पेंशन बहाल कराना चाहते थे। और पहली बार उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया था और बनारस तो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया था कि वो वहीं बस जाना चाहते थे। पर वो दिल्ली वापस आना था, सब यहीं था उनका। रामपुर पहुंचे, रामपुर के नवाब साहब से मिले थे। तो रामपुर के नवाब साहब ने जब उन्हें कहा कि जाइए, मैंने आपको खुदा की सुपुर्द किया, जब विदा करते हैं तो कहा जाता है। तो मिर्जा गालिब ने कहा कि खुदा ने आपके सुपुर्द किया था, आपने वापस उनके सुपुर्द कर दिया। तो बड़ी मिर्जा गालिब जो है बड़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी जो है वो रहे हैं। मैंने अभी तक ये सुना है, मैंने किसी किताब में अभी तक ये पढ़ा नहीं है, लेकिन शायद बल्ली मारान का एरिया कंपैरेटिवली अंग्रेज़ों ने कम तबाह किया था कि जो हकीम थे जिन्होंने अपनी हवेली गालिब को रेंट पर दी थी, उन्होंने मेरे ख्याल से किसी अंग्रेज ऑफिसर से रिक्वेस्ट की थी। क्या ये बात मतलब एक्चुअली अगर आप पता है दिल मतलब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हिस्टोरियन है, उन्होंने बल्ली मारान के लिए लिखा है कि बल्ली मारान नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ बिल्लियाँ मारने वाले रहते थे। तो मतलब अगर आप देखेंगे मतलब बिल्लियाँ जो है बड़ी पाक समझी जाती हैं हिंदुस्तान में। हम तो अपने बचपन में ये सुनते आए थे कि अगर एक बिल्ली मारोगे तो आपको एक सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। तो सिर्फ बिल्लियों को मारने के लिए अगर आप कुछ लोगों को रखेंगे कुछ बात समझ में नहीं आती। पर जो बल्ली मारान है गली कासिम जा, वहाँ बड़े एलीट लोग रहते थे, वहाँ हकीम लोग रहते थे। हकीम अजमल खां साहब की हवेली भी वहीं मौजूद है। तो वहाँ के जो हकीम हैं वो महाराजा पटियाला जो उनके शाही हकीम थे। तो और महाराजा पटियाला जो हैं उनके और अंग्रेजों के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे थे। तो इसमें जो है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और क्योंकि उनके हकीम की जो उनके पर्सनल हकीम थे उनकी हवेली वहाँ मौजूद थी, तो उन्होंने महाराजा पटियाला जो है उनके सिपाही वहाँ उस गली में लगे हुए। और उसका फायदा मिर्जा गालिब को भी हुआ कि उनकी हवेली भी जो है वो लुटने से जो है वो बच गई। तो ये कहा जाता है कि दिल्ली के शुरफा जो हैं जब दिल्ली को छोड़ कर जा रहे थे तो बेचारे जो अपना साजो सामान है, जो कीमती सामान है, वो वहाँ जो हकीम साहब से उनके घर दे जाते थे। तो हकीम साहब ने एक कमरा बाकायदा रख दिया था, वो जाने वालों का जो सामान है वो वहाँ रख दिया करते थे। ये कहा जाता है कि बहुत कम लोग थे जो वापस लौट कर आए, क्योंकि जब वो यहाँ से निकले तो उनके सर पर दस्तार थी, पगड़ी थी। जब वो वापस आए तो सर पर कुछ था नहीं। और उन्हीं कूचों में, उन्हीं गलियों में जहाँ वो सर उठाकर चलते थे, वापस जब आए तो कुछ बचा नहीं उनके पास, तो हिम्मत ही नहीं हुई उनकी वापस लौटने की। कुछ जो लौटे उन्होंने जो है अपनी हवेलियाँ बेच दी और बेचने के बाद जो है दिल्ली के छोटे छोटे कोनों में जो है उन्होंने छोटे छोटे मकान जो है वो ले रहने के लिए।